संडे है और थोड़ा छुट्टी का टाइम है, तो आप लोगों को पहले सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, अभी अभी एक किताब आई है, अमेज़न पे किताब आई है, जिसका नाम है लहासा नहीं लवासा। तो उनके लेखक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिंदर शर्मा जी, जो एचआर मैनेजर भी हैं और एक राइटर तो है ही, साथ ही साथ अपना ब्लॉग भी चलाते हैं सर। तो सर, आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नवनीत, मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने लाइव प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ नवनीत, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं सर ये आपकी किताब आई है अमेज़न पे, इसके लिए आपको बधाई। और थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये किताब लिखा है, तो हमारे कुछ लोग जानना चाह रहे थे हमसे, काफ़ी लोग जो जुड़े हुए थे आपसे जुड़े हैं, तो काफ़ी लोगों के मन में ये एक छोटा सा सवाल था कि वो जानना चाह रहे थे कि आपने जो किताबें लिखी, हालांकि बीच में तो ये सवाल ये था छोटा सा। नवनीत आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मैं कह एक्चुअली रहा जब हूँ पहले आप जब बिना माइक्रोफोन के बात कर रहे थे ना, तब आवाज़ आपकी साफ थी सर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, हाँ जो आपने जो किताब का नाम रखा लहासा नहीं लवासा, तो जी उसका सर आपको आइडिया कहाँ से आया कि ये लवासा, मैंने पहली बार नाम सुना है इसका। तो जी ये हमारे जानने वालों को बताया कि कैसे आपने नाम रखा इसका और कहाँ से शुरुआत करी इसकी आपने। जी नवनीत, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आमंत्रित किया अपने लाइव कार्यक्रम में। और किताब के बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको किताब के दर्शन कराना चाहूँगा। पीछे आप देख भी पा रहे हैं, शायद बैकग्राउंड में है। जी जी और इसके जी अलावा मैं आपको किताब के बारे में दर्शकों को और आपको दिखाना चाहूँगा। ये किताब का कवर है और बैक कवर में मेरा फोटो है। तो ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, जो ये वाला फोटो है ये ऊपर मैंने खींचा हुआ है, और नीचे जो फोटो है ये मेरा और मेरी श्रीमती जी का है। और ये मेरे एक मित्र है, उन्होंने खींचा, ये मेरे साथ गए थे रत्नेश। ये तो किताब के कवर के बारे में जानकारी है। और जो प्रश्न आपका है, आपने जो प्रश्न पूछा है कि भाई ये लवासा कौन सी जगह है और आपके दिमाग में कैसे आया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि लवासा एक पुणे के पास एक जगह है। जी नवनीत, आपका जो मेरे को लगता है दो तरह से इनपुट आ रहा है, एक तो लैपटॉप से और दूसरा माइक्रोफोन से। तो माइक्रोफोन हटा दें तो आई थिंक उसको डिस्कनेक्ट कर दें माइक्रोफोन को। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो ये पुणे के पास एक जगह है लवासा। तो इसके बारे में एक्चुअली मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था, कहीं पे किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जो मुझे ध्यान है। और लेकिन उसको मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं थी इसके बारे में कि क्या है ये। उसमें भी कुछ लिखा तो था, बट कुछ क्लैरिटी ज़्यादा थी नहीं उस बारे में। तो मेरे को था कि पता नहीं ये कहाँ पे है और कहाँ, इंडिया में है या बाहर है। और मैंने ये लिखा भी है इसमें किताब में कि भाई मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे है ये। तो फिर जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि हमारे इंडिया में ही है, महाराष्ट्र में है, पुणे के पास है। तो फिर कहीं ना कहीं मतलब एक मेरे दिमाग में था कि यहाँ पे जाना है एक बार। इसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इस नाम में। और पता चला कि भाई वहाँ पे एक यूरोपियन शहर है, इटली का एक शहर है फिलिपिनो के मॉडल पे बनाया गया शहर है ये। और आजकल फिर बाद में तो काफ़ी चर्चा में आ गया, राजनीतिक कारणों से भी है वैसे। तो फिर मेरा जाने का ये हो कि हाँ यार, यहाँ पे कभी ना कभी जाना है। जहाँ तक किताब का नाम है लहासा नहीं लवासा, तो मैं जब जाने की तैयारी कर रहा था जाने के लिए, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, अपने जानकार जो लोग थे, कि भाई आप इस बारे में जानते हैं क्या।
मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप लवासा के बारे में जानते हैं, तो लवासा के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो लेकिन वो लहासा के बारे में जानते थे जो तिब्बत में है। तो लोगों ने बोला कि भाई जी, आप लहासा की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि लहासा क्या, तो मैंने कहा नहीं लहासा नहीं लवासा। तो ये नाम वहाँ से आ गया कि लहासा नहीं लवासा। तो वो मैंने पिक कर लिया उसको, और मुझे अच्छा लगा, और मेरे को लगा कि इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी है, तो लोग अगर मैं किताब का नाम रखूंगा तो लोग एक सरप्राइज के रूप में एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा होगी कि हाँ यार ये क्या है, इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, अच्छा। और दूसरा एक संदेश इसमें एक ये भी है कि जो मतलब केवल दुर्गम स्थानों की या जो हिमालय क्षेत्रों में या फिर और किसी दुर्गम स्थानों की नॉर्थ ईस्ट में या इधर की यात्रा ही यात्रा नहीं है, जो सुगम स्थान है थोड़ा, जहाँ पे हम लोग परिवार के साथ जाते हैं, और चाहे ज़्यादा समय के लिए जाए चाहे कम समय के लिए, वो भी यात्राएं हैं, उनको भी हमें आनंद लेना चाहिए और उसके बारे में हमें देखना चाहिए। वो भी एक संदेश है इसका। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप बेसिकली मेरठ के पास के रहने वाले हैं, जी तो जी आपके आपके घर से थोड़ा नज़दीक पड़ता है उत्तराखंड। जी जी आपने आपने इस किताब में एक जगह का ज़िक्र किया है, वो है लाल टिब्बा, ताकि उससे हम भी भले थोड़े थोड़े बहुत अवगत हैं, वहाँ जा भी चुके हैं, भ्रमण भी कर चुके हैं। अ, वहाँ की क्या-क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी वहाँ पे जब आप गए, वहाँ देखा, वहाँ का एक्सपीरियंस क्या? और कुछ एक्साइटेड कुछ चीज़ें वो उसके बारे में कुछ बताइए? बिल्कुल। सो नवनीत, जो आप बताएं कि जैसे लाल टिब्बा है, सो लाल टिब्बा बेसिकली एक कस्बा है, मसूरी से लगा हुआ, वो मसूरी का ही पार्ट बन गया है अभी तो। जी, उसको कस्बे का नाम है लैंडोर। सो तो जैसे बोलते थे पहले के जो सबसे ऊंची चोटी जो है मसूरी के अंदर गन हिल है, तो गन हिल है, लेकिन जो लाल टिब्बा है वो बस गन हिल से भी ऊपर है। तो एक तरीके से अभी चूंकि मसूरी और लैंडोर मिले हुए हैं, तो सबसे जी, ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो उस एक तो चोटी पे जाना तो ठीक है, चोटी पे जाकर के हमने देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे वहाँ से आप वहाँ पे बायनोकुलर्स वगैरह लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे बायनोकुलर्स लगाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो वहाँ से आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ की चोटियाँ और स्वर्ग रोहिणी, नीलकंठ की चोटियाँ वहाँ से आपको दिखाई देती है, और बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहाँ पे। और अच्छा लगता है उधर जाना। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए जब आप वहाँ से जाते हैं, तो जो एक पहाड़ी कस्बा जो होता है, जैसे मैंने लैंडोर का जिक्र किया, तो पहाड़ी कस्बा कैसा होता है, जब वहाँ ऊपर जाते हैं तो उस कस्बे के अंदर से छोटी छोटी गलियों से आप निकलते हुए जाते हैं, तो वो आपको एक अंदाजा लगता है। क्योंकि देखिए, एक तो आप मसूरी गए या किसी भी हिल स्टेशन पे गए और आप माल रोड पे घूम के वापस आ गए, तो वो एक अलग अनुभूति है, वो भी अच्छी अनुभूति है। बट एक आप ये है कि शहर के आप अंदर गए, गलियों में से निकल के गए, वहाँ पे किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, और वहाँ पे भी सभी सभी तरह की चीज़ें हैं। जैसे देखा भी, पार्किंग है, मंदिर भी है, और दुकानें भी हैं। मैंने देखा कि एक वॉल थी, उस पर वर्ली पेंटिंग टाइप भी कुछ बना हुआ है, वो मैंने मेंशन भी किया है। तो उस उसमें जाने का भी एक अपना तजुर्बा है कि भाई वहाँ पे लोग किस तरीके से अपना जीवन जीते हैं। जैसे हम पहाड़ों की लाइफ को एक फैंटेसी के रूप में इमेजिन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो लोग भी एक आम किसी कस्बे या गांव में जैसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग भी वैसे करते हैं, और शायद वहाँ पे हार्डशिप और भी ज़्यादा है। जी। तो वहाँ का अनुभव तो अच्छा रहा, और एक एक नाम उसका जगह का ऐसा है कि जिसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ये है क्या। अच्छा, तो मैं भी कुछ सालों पहले गया था, हालाँकि मैं मसूरी बराबर जाता रहा हूँ। जब भी मौका मिला है तो देहरादून और मसूरी और लैंसडाउन की तरफ जाता रहा हूँ, लेकिन कभी लाल टिब्बा एक बार गया तो बार-बार जाने का मौका नहीं मिला। एक ही बार जाकर के उस अनुभव को जब मैंने आपकी किताब में पढ़ा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक अगर कोई जाता है और फिर उसको पढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है उस चीज़ को। जी जी वैसे ही बिल्कुल। आपकी आपकी किताब में एक चीज़ का और ज़िक्र है, जो आपने शायद बिजनौर से थोड़ी दूरी पे पड़ता है कोटद्वार क्षेत्र, जहाँ के सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं सिद्ध बलि। तो सिद्ध बलि क्षेत्र का अपने उत्तराखंड में बहुत बड़ा महत्व है।
तो हम्म। वहाँ के बारे में क्या आपका अनुभव क्या रहा? आपने जो महसूस किया, लिखा, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए ऐसा ही सिद्ध वैली और कोटद्वार में काफ़ी समय से जाता हूँ। करीब जी, 10-12 साल से हम लोग उधर जाते हैं, साल में एक दो चक्कर लगता है उधर जाने। लेकिन जी, मैंने ये देखा कि उसके बारे में इस तरीके से कहीं लिखा नहीं गया, मतलब किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, या फिर मैंने जब नेट पे भी सर्च करता हूँ तो कुछ उस तरीके से आता है, मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन आती है और भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, बट उस तरीकों को, उस जगह की सुंदरता या उस जगह के महत्व को साहित्य में कहीं दर्शाया गया इस तरीके से मुझे कहीं मिला नहीं। हो सकता है वो, बट मुझे कहीं मिला जी, नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई एक हमारी जगह है, हमारे पास है और हम वहाँ पे जाते भी हैं, तो क्यों ना उसके बारे में लिखा जाए, क्यों ना उसके ऐसी अच्छी जगह के बारे में दूसरे लोगों को भी पता चले किताब के माध्यम से। और सिद्धपीठ माना जाता है सिद्ध वैली, तो उस पॉइंट ऑफ अच्छा, व्यू को रखते हुए मैंने उसको, और कोटद्वार की एक विशेषता ये है कि कोटद्वार जस्ट उत्तराखंड की शुरुआत है। जी, हाँ, मतलब कोटद्वार में जब एंटर आप करते हैं तो वहाँ चढ़ाई नहीं, एंटर करने के 1-2 किलोमीटर बाद चढ़ाई शुरू होती है। तो जहाँ पे मंदिर है वो पहाड़ पे है, तो वहीं से ही लगभग चढ़ाई शुरू होती है ऊपर लेस डाउन जाने के लिए या और जगह जाने के लिए। तो वो उस जगह की मतलब एक तरह से वो एक पहाड़ी पहाड़ पे है, लेकिन एक मैदानी कस्बा भी है। तो उसकी जो मिली-जुली संस्कृति है, वो अपने आप में अलग है थोड़ा, एकदम पहाड़ भी नहीं है और एकदम लोकल या फिर मैदानी मैदानी इलाके वाली भी नहीं है। तो एक मिली-जुली है, तो वहाँ पे किस तरीके की है संस्कृति है, कैसे लोग आते-जाते हैं, क्या कैसा मार्केट है, तो वो भी मैंने थोड़ा दर्शाने की कोशिश उसमें की है। जी। जी। अच्छा, तो जैसा अभी आपने आपने लाल टिब्बा के बारे में बताया हमें, मैं कोटद्वार और जी। सिद्धबली के बारे में बताया। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आपने एक किताब में एक जगह ज़िक्र किया है, ये एक नदी है, मूथा नदी। हुँ। पहली बार मैंने नाम जी। सुना, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था उसके बारे में जानने के लिए, तो मैंने कहा कहीं पे इंटरनेट से में पढ़ने से पहले मैं हुँ। आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो देखा है उस चीज़ को, तो आप हुँ। मुझे बेहतर बता सकते हैं उसके बारे में। तो जी, जी, क्या जी, जी। क्या है ये मूथा नदी, और क्या उसका थोड़ा इतिहास और क्या उससे जुड़ाव चीज़ें हैं, जुड़ी हुई चीज़ें हैं? तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए कि क्या है ये? जैसे कि सो देखिए जो लवासा है बेसिकली वो जो शहर है लवासा, वो जी, रिवर फ्रंट पे बना हुआ है। सो बुधा नदी है जो वहाँ से पहाड़ों से निकल कर के आ रही है। जी, जैसे कि मैंने उसको मेंशन भी किया है एक जगह पे। आपने अंश भी पढ़ा होगा कुछ, या किताब, आपने तो किताब ही पढ़ी है खैर। तो बुधा नदी काफ़ी पुरानी नदी है और पहाड़ों के बीच में से निकल के आ रही है, और उसी का जो थोड़ा बैक वाटर जो है वो जब साइड में जाता है तो वो एक रिवर फ्रंट क्रिएट करता है। जी, और उसी रिवर फ्रंट पर ये लवासा शहर नया बसा हुआ है। सो और उसी जो बुथा नदी का पानी है, उसी से आगे वो पानी जो सिंचाई के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे एक टैमघर डैम भी है, तो जो बुथा नदी के पानी को रोकता है और उसको पानी सिंचाई के काम में आता है। तो उसका यही एक बैकग्राउंड है बुथा नदी का। लेकिन उसकी सुंदरता बहुत, अगर आप देखते हैं वहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ जब पहुँचते हैं आप, उससे एक पहले एक पॉइंट पड़ता है, वहाँ से जब आप देखते हैं तो उसकी जो सुंदरता है वो अद्भुत है। तो उस जी, पॉइंट पे जाकर खड़े होकर के ऐसा लगता है कि पूरा मतलब आपको बर्ड आई व्यू जो विहंगम दृश्य है लवासा शहर का, वो आपको दिखाई पड़ता है। तो जो मैंने वर्णन किया उसमें, वो आप अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो सच है। जी। तो ये सारी चीज़ें आपने मूथा नदी के बारे में बताई हमें। अ, एक चीज़ है, जब आप यात्रा करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रहती है कि आप किस ट्रेन से गए, क्या है आपकी जर्नी क्या रही, ये हर किसी को एक्साइटेड लगता है। जैसे एक बार मैं छत्तीसगढ़ की यात्रा पे गया था, तो जी, जी। तो वहाँ वहाँ गया था, तो काफ़ी मुझे कोरबा शहर में 1 महीने रहने का मौका मिला। काफ़ी चीज़ें हुँ, जानी हुँ। वहाँ पे जो कोयले के खदान थे, और जो हुँ, हुँ। वहाँ पे जो चीज़ें थी वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत बहुत प्यारे हैं, छत्तीसगढ़ हुँ, के हुँ। लोग, और इतने स्वीट हैं कि मैं बता नहीं सकता
उनके बारे में कि क्या और वहाँ पे कभी वो नहीं लगा कि कभी किसी दूसरी जगह पे आया हूँ मैं। उनसे बहुत प्यार अपनापन आज भी है, आज भी उन लोगों से मेरी बात होती है। लेकिन जी जी। जो ट्रेन की जो जर्नी थी हरिद्वार से लेकर के वहाँ तक की, मेरी पूर्वा तक की जर्नी जो थी, वो वाया जी। जांजगीर चांपा एक जिला पड़ता है, तो वहाँ तक जो जर्नी थी हमारी, तो वो काफ़ी अच्छी थी जर्नी हमारी। हम लोग जी एंजॉय जी। करते हुए पूरा ग्रुप था हमारा, हम गए और वहाँ पे रहे और लोगों से मिल करके हमने बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन वो ट्रेन जो होती है, वो ट्रेन आपको आपकी जो जर्नी का शुरुआत जो स्टेज होता है वो ट्रेन ही है। तो वो आप भूलते नहीं हो, ट्रेन की जर्नी कभी भी नहीं भूली जाती, क्योंकि बहुत रोमांचक जर्नी होती है ट्रेन की। आप पेड़ पहाड़ जी पौधे सब चीजें आपके आंखों के सामने से गुजरते हैं, आप देखते चले बिल्कुल। जाते हैं। आपने एक जी। जिक्र आपने जो उसमें लवासा ट्रेन जिक्र का मतलब ट्रेन का जो जिक्र किया आपने, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? मैं उसका जो आप जो यहाँ से गए, लवासा ट्रेन का पूरा वाक्य है, वो क्या रहा आपका के साथ? सो जो लवासा का ट्रेन का जिक्र है उसमें एक्चुअली वो एक ट्रेन नहीं है, वो एक जी मोटर व्हीकल है। और वो एक छोटी सी जो टॉय ट्रेन आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन वो मोटर व्हीकल है, जी वो जी पटरी पे नहीं चलता है। वो एक जी जी उन्होंने केवल वो एक मतलब बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए भी एक अट्रैक्शन की तरह है। और उसका फायदा ये है कि उसमें बैठ के आप चारों तरफ चक्कर लगा सकते हो। तो जैसे वो जैसे हिल स्टेशंस पे जाते हैं हम, हिल जी स्टेशंस पे जाते हैं तो वहाँ पे टॉय ट्रेन मिल जाता है हमें जी अधिकतर। जी। जी जी सो वो उस तरह का टॉय ट्रेन नहीं है। जैसे जो जैसे टॉय ट्रेन कालका और शिमला के बीच में चलती है, तो वो एक उसको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेन है, मीटर गेज वाली। जी लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक ट्रेन का रूप लिए हुए है, वो कोई ट्रेन नहीं है। वो एक ट्रेन का रूप लिए हुए एक व्हीकल है, और जिसमें आप बैठ करके बच्चों के साथ, अगर आप मतलब पैदल घूमना पसंद ना करें किसी वजह से, या फिर आप कुछ समस्या है आपके साथ चलने में या ऐसे कुछ, तो आप साथ में ट्रेन में बैठ के, उस छोटे व्हीकल में बैठ के उसके शहर के चारों तरफ चक्कर लगा के देख सकते हैं कि भाई क्या क्या है यहाँ पर। तो उस तरीके का एक मैं बोलूँगा शटल है एक तरह से वो, लेकिन ट्रेन का रूप दिया हुआ है उसको, जैसे यूरोप में ट्रेन चलती है, उसी तरीके की एक ट्रेन उन्होंने छोटी सी बनाई हुई है, जिसमें बैठ करके आप चारों तरफ घूम सकते हैं बच्चों के साथ। तो वो बड़ों से ज़्यादा बच्चों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र है। जी जी। तो वो काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है शिमला में या फिर साउथ में जो चलते हैं, जो टॉय ट्रेन चलते हैं, तो उसमें घूमने में मज़ा भी आता है। और एक जो जी एन्जॉय जो होता है वो अलग होता है। आप जब यात्रा करते हैं तो वो एन्जॉयमेंट इतना ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, जो जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को महत्व देते हैं, तरजीह देते हैं अपने जीवन में। जी तो जी जी। वो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, तो समझ गया। जी जी। तो इसका एक तो टॉय काफ़ी ट्रेन का मैं आपको टॉय ट्रेन का मैं आपको एक और बताता हूँ कि अभी आई थिंक पहले एक लाइव में मैंने जिक्र भी शायद किया होगा। जब हम अभी विशाखापट्टनम की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे एक जगह है कैलाशगिरी। जी तो जी कैलाशगिरी एक पहाड़ है, और वहाँ जाने के लिए रोपवे बना हुआ है। बहुत ऊंचा नहीं है, बट जी रोपवे है एक एडवेंचर क्रिएट करने के लिए। और वो काफ़ी बड़ा पार्क है, जी बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, पर लेकिन पहाड़ के ऊपर है, कैलाशगिरी बोलते हैं उसको। तो लेकिन जी जी उसके ऊपर भी एक ट्रैक बनाया हुआ है उन्होंने, जो प्रॉपर एक ट्रैक है और मीटर गेज है, और उसके ऊपर एक टॉय ट्रेन चलती है। बट वो टॉय ट्रेन काफ़ी, मतलब कहने को ही टॉय ट्रेन है, लेकिन काफ़ी बड़ी ट्रेन है वो। और उसके अंदर एसी कंपार्टमेंट्स भी है, एक कंपार्टमेंट में कम से कम 60-70 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी उसमें। वो काफ़ी बड़ी एक ट्रेन है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी ऊंचाई पे केवल केवल और केवल एंटरटेनमेंट के लिए सरकार या जो भी वहाँ का विभाग है पर्यटन, वो उसको चला रहा है। और वो उसमें भी हम लोग बैठे थे। वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। वो ऐसा अनुभव, उस तरीके का जो अनुभव होता है, वो आमतौर से नॉर्मल ट्रेन में बैठने पे नहीं होता है। वो खुशी एक तरह से, जी क्योंकि जी। आपको पता है कि कुछ भी मैं फील कर समझ रहा हूँ। सकते हैं। जी जी। तो तो, काफ़ी अच्छी रही आपकी आपकी किताब जो है वो बेस्ट सेलर के अभी काफ़ी अच्छे सूची में आ रही है आपकी, तो आपको इसके लिए भी बधाई।
और धन्यवाद। जल्द उम्मीद है कि बहुत जल्द बेस्ट सेलर की सूची में आ जाए। हमारी यही कामना है आपकी किताब की। थैंक यू। तो, तो एक चीज मुझे बताइए, जैसे अभी अभी करंट सिचुएशन में हम अभी देख रहे हैं कि जैसे कोरोना फैला हुआ, लॉकडाउन लगा था, अनलॉक हो गया, सारी चीजें, जिंदगी तो पटरी पे लौट आई है, लेकिन अभी भी जो है, अभी भी हम कोरोना के डर से, अभी हालांकि केसेस आने बंद नहीं हुए और बढ़ते जा रहे हैं, तो जी हम उस केसेस के डर से हम घरों में बंद हैं। वो तो जेन्युइन जी। है कि चीजें कि हमें बंद होना पड़ रहा है, हालांकि भी चीजें सामान्य नहीं हुई है, जिंदगी पटरी पे लौट आई है लेकिन सामान्य नहीं हुई है। जी जी। लेकिन है क्या कि अभी भी जो 6 महीने से लोग जो घरों में बैठे हुए थे, जो मकर प्रवृत्ति के लोग थे, जो हर हर महीने कहीं ना कहीं ट्रिप प्लान कर लेते थे, हर महीने 2 महीने पे या जैसे भी कर लेते थे, तो वो उनका उनका ये प्लान होता है कि वो कहीं चले जाएं। अभी जैसे अभी चीजें सामान्य हुई, वो अब ढूंढ रहे हैं, एक जरिया ढूंढ रहे हैं। जैसे हिमाचल अभी अनलॉक हुआ, तो हिमाचल में जी। लोग जाना शुरू कर दिए अभी। उत्तराखंड में 3 दिनों के लिए सरकार ने कहा है कि 3 दिन तक आप अगर स्टे करते हैं यहाँ पे, तो आपको कोविड का वो टेस्ट का जो भी है वो आपको लाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली आ जा सकते हैं 3 दिन के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें तो हो गई है, लेकिन फिर भी लोग डर रहे हैं कि जो दूरी जो है, सोशल डिस्टेंसिंग है और ये सारी चीजें हैं। तो उस दौरान मतलब हमें क्या 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 सावधानी बरतनी चाहिए। और एक चीज और इसके साथ मैं ऐड कर देना चाह रहा हूँ, ये सवाल में ही है कि अ, हम जो है, हम बेसिकली हम या तो प्लेन्स में जाते हैं, या पहाड़ों पे जाते हैं, या बीच पे जाते हैं। तीनों जगह में से किसी जगह घूमने जाते हैं। तो हम कहाँ अभी अभी बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कहाँ रहेगी, हम कहाँ पे प्रेफर करें कि हम किस स्थान पे जाएं, जो हमें थोड़ा इन सब चीजों से बच के रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों में डर है अभी भी, लेकिन वो ये सब चीजें नहीं छोड़ सकते ना। तो उनकी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति कैसे छोड़ देंगे वो। तो उस टाइप की चीजें हैं। आप इसके बारे में थोड़ा हमें डिस्क्राइब वो कर दीजिए कि हम कहाँ कहाँ जाएं, ताकि उसके साथ साथ मैं भी यात्रा कर लूंगा। जी इसके बारे में एक्चुअली मैंने एक लाइव प्रोग्राम में बताया था, शायद एक आप ही का जो एक समूह है नए कदम की, और उसका एक लाइव हुआ था, उसको बताया था। लेकिन वो जब बताया था तो आई थिंक वो अप्रैल या मई के महीने की बात है। उस समय कोविड का जो सिचुएशन आज की तारीख में है वैसा नहीं था। अभी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं, कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं पे भी यात्रा करनी चाहिए फिलहाल, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट ईयर में जाके कुछ स्थिति में सुधार हो। अगर स्थिति में सुधार होता है तो जो अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ या उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, इन्हीं जगहों पे शायद थोड़ा सेफ होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक्टिव केस और जगह के मुकाबले कम है। उसका रीज़न शायद ये भी है क्योंकि इनका क्षेत्रफल भी थोड़ा कम है, और उसके अलावा पॉपुलेशन भी शायद उतना कम है, केसेस भी कम है। लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग इन्फेक्शन की, अगर आप जाएंगे तो शायद इन्फेक्शन के साथ चांसेस कम रहेंगे। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि अभी कम से कम इस वर्ष तो बाहर जाने को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, अपनी जो घुमकने की इच्छा को थोड़ा दबा के रखा जाए, और लोकल में ही जितना अगर सावधानी पूर्वक इधर उधर थोड़ा जा करके अगर आप कर सकते हैं, कुछ मन बहला सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक कर सकते हैं तो करिए। अदरवाइज तो अभी बाहर जाने की सलाह तो नहीं दूंगा मैं, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन बाद में नव वर्ष में अगर कुछ स्थिति में सुधार होगा, तो जो जगह मुझे दिखती है जाने की, उस समय अगर सुधार होता है तो नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड, हिमाचल, यही सब जगह होगी, क्योंकि प्लेन में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोरोना सभी जगह पर। तो इस दौरान जैसे देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के कई कई ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट हैं, तो वहाँ पे जाना अभी मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, और प्लेन्स में अधिकतर लोग इन्हीं इन्हीं 2 जगहों पे, या फिर राजस्थान बहुत ज्यादा जाते हैं लोग, तो जो किले और ये सारी चीजें देखने जाते हैं। तो अभी प्लेन्स में जाना सही रहेगा। देखिए, दो चीज़ है। एक तो ये चीज़ है कि सपोज
फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश में कोई जगह है जहाँ पर सेफ है। तो अगर आप सपोज अपनी गाड़ी से जाते हैं, खुद ड्राइव करके जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, बीच में आप कहीं नहीं रुकते और सीधा वहीं जा कर के रुकते हैं, या बीच में कहीं रुकते हैं तो आप कहीं कुछ खाते पीते नहीं हैं, अपना सामान लेकर के जा रहे हैं सब कुछ, सीधा वहीं जा कर के आपको पता है, पूरी आप इंश्योर है कि वहाँ पे सेफ है आप, तो शायद हो सकता है आप जाएँ, चले जाएँ। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, स्पेशली ट्रेन या बसेस से जा रहे हैं, तो आप अगर इतनी यहाँ से आप किसी भी जगह पे जाएंगे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो बहुत सारे लोग रास्ते में चढ़ेंगे, उतरेंगे और बहुत सी जगह से होकर के ट्रेन और बसेस जाएंगी। तो अगर मतलब अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है तो आप सौभाग्यशाली रहेंगे। लेकिन ऐसी जगह पे मतलब अगर वो जगह सेफ है तो रास्ते में तो समस्या हो सकती है इस तरीके की। तो सजेशन यही है कि अभी कुछ समय थोड़ा सा अपने जो ट्रैवल बग है उसको थोड़ा सा शांत करके रखा जाए और जनवरी के बाद ही कुछ सोचा जाए, वो भी परिस्थितियों को देखते हुए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि ये मतलब यदि आप बीमार हो जाते हैं और अगर आप अपने घर में भी बीमार हो जाते हैं, आप कहीं नहीं गए, तो भी एक समस्या होती है। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और बीमार हो गए तो फिर तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी कोई शायद सहायता करने में भी असमर्थ हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन आपसे उसको भी लग सकता है। तो इसलिए ना केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी अभी ट्रैवल ना करें। और इससे अच्छा है कि आप ट्रैवल की किताबें पढ़ें, जैसे लहासा नहीं लवासा आप पढ़ सकते हैं, इससे आप ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं। तो आप आई थिंक जो आपकी ट्रैवल बग है उसको शांत करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल वीडियोस, ट्रैवल बुक्स, ये सब आप पढ़ें और रिसर्च करें। जैसे जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, तो बीइंग ए ट्रैवलर आप रिसर्च कर सकते हैं कि भाई ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे जाना सुरक्षित होगा और किस तरीके से जाना सुरक्षित होगा। तो जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ पे रिसर्च करें और लोगों को एडवाइस करें। मैं भी करता हूँ, मैं भी करूँगा, आप भी करें। जैसे जैसे कल मैं सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, एड्स चलते रहते हैं, बहुत से लोगों के कुछ कंपनीज के एड चलते हैं ट्रैवल के। तो एक कोई कंपनी थी ट्रैवल टैगलाइन की, तो जी तो मैंने देखा कि उसमें कोई शिमला का पैकेज वो चला रहे थे, शिमला का भी था और उत्तराखंड का भी था, ऐसा कुछ करके उन्होंने चलाया था। इसमें उन्होंने मतलब ये दावा किया था कि मैं सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ, मतलब मैं आपको सेफ्टी के साथ दिल्ली से ले जाऊंगा और फिर ले आऊंगा। ये उन्होंने बिल्कुल अश्योर किया था, मतलब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सारी चीज़ें उन्होंने करी थी। तो क्या उनकी बात मान करके हमें जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए? मतलब ये बहुत ज़्यादा ये बहुत संशय का विषय है। हालाँकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। जी। देखिए इसमें कोरोना में क्या हुआ है ना, कोरोना ने इकोनॉमी पे बहुत गहरा प्रभाव डाला है और जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला सेक्टर है वो है ट्रैवल और एविएशन। ये सब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए उनके अस्तित्व के लिए उनको अपनी सेवाएं जारी रखनी पड़ रही हैं, इसके दुष्प्रभावों को जानते बूझते हुए भी। और सब लोग अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं और अच्छी बात है, चलाना चाहिए। लेकिन देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे, वो अपनी तरफ से पूरी प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन कोरोना या इस तरह की बीमारी जो होती है वो एक हिडन एनिमी है, छुपा हुआ दुश्मन है। तो उस छुपे हुए दुश्मन को ना तो आप देख सकते हो क्योंकि आप भी मनुष्य हो और वो भी मनुष्य है। तो ये ऐसा वायरस है जो मनुष्य की पहुंच से और उसकी दृष्टि से दूर है। तो ऐसा तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपको मतलब कुछ नहीं होगा। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई दे रहा है गारंटी तो वो गलत होगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आप अपनी आंखों से इसको देख नहीं सकते कहाँ पे है। और ऐसा असंभव है कि कोई गारंटी दे दे कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा। तो ऐसी गारंटी को तो नहीं मानना चाहिए। अगर हाँ सावधानी पूरी बरतनी चाहिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो, और आप जाना आपके लिए मजबूरी है अगर, तो सावधानी बरत के आप जा सकते हैं। लेकिन गारंटी कोई दे नहीं सकता और आप किसी की गारंटी पे आपको जाना देखना मतलब उसकी गारंटी माननी भी नहीं चाहिए। आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए इसके लिए। तो मतलब मेरे हिसाब से इस तरीके का ऐड तो अगर कोई कहता है कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, इस तरह की गारंटी देता है तो ठीक नहीं है। नहीं, वो ऐड नहीं दे रहे थे। वो बेसिकली उनके कहने का ये था कि हम आपको जो है वो सारी चीज़ें जो हम देंगे आपको वो सैनिटाइज करके देंगे हम,
जी, और जी, जी। आपको आपको जो है आपके तरफ से तो सावधानी बरतनी ही है। वो हुँ, हुँ, प्रिकॉशन जो है लेना आपको आपको लेना ही है। बस बस हुँ, हमारा हम जो चीज़ें प्रोवाइड कराएँगे वो हुँ, हुँ। होगा, वो बिल्कुल सैनिटाइज़ होगा। और जी, जी। जिस क्षेत्र में आप जाएँगे वहाँ पे भी सारी चीज़ें हम उनके उनके और सारे ग्रुप्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। हो सकता है उनके जी, उनके जी। थ्रू करना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि वो अपनी हाँ, तरफ से बहुत सावधानी बरतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ, लेकिन हाँ। कोई जी। गारंटी इस चीज़ की नहीं है कि किसी को कोरोना नहीं होगा है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, कोरोना की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, हुँ, ये हुँ। तो है। ये कोरोना की गारंटी कोई नहीं ले सकता, ये तो डॉक्टर भी नहीं लेते तो ख़ैर हाँ, और बाकी बात तो बात की बात है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं मेरे मेरे मन में अभी बात करते-करते सवाल आया कि एक चीज़ है कि अभी लॉकडाउन में सब फँसे हुए थे जी, जी। और हमारे बीच आपसे बीच में बात हुई तो आप प्रोवाइड कर रहे थे सारी चीज़ें। हुँ, हुँ। तो ये आपको कैसे आइडिया आया कि चलिए लॉकडाउन के पीरियड में या फिर जो ये जो पीरियड है पैंडेमिक का पीरियड है, इसमें बुक लॉन्च करने का? तो आइडिया कैसे आया ये? सो एक्चुअली देखिए कोरोना तो अचानक से आ गया। जी। सो बुक लॉन्च करने का आइडिया कैसे आया? ऐसा कोई आइडिया आया नहीं। ये बुक मैंने जब पब्लिशर्स को दी थी तो पिछले साल अक्टूबर में आई थिंक दशहरे के दिन मुझे ध्यान है जो चूँकि दशहरा जो है ऑस्पिशियस माना जाता है। तो उस दिन मैंने प्रकाशकों को भेजी थी इसकी जो सिनॉप्सिस और कुछ अंश सो दैट वो उसको पढ़ सके, रिव्यू कर सके और अपनी इच्छा जाहिर करें अगर वो प्रकाशित करना चाहते हैं तो तभी मैंने प्रकाशकों को इसकी मैन्युस्क्रिप्ट थी उसके कुछ हिस्सा वो चल ही रहा था और हमारी बात जैसे हिंदी युग से प्रकाशित हुई है तो हमारी बात दिसंबर में फाइनल हो गई थी उनसे मेरी जो सेक्रेटरी है हिंदी युग के कर्ता है तो उनसे मेरी बात दिसंबर में हुई थी फाइनल। मैं गया था उनके पास दिसंबर लास्ट में 28 दिसंबर को ध्यान है मुझे। तो ये बात हमारी फाइनल हुई थी कि सचिन जी हम आपकी किताब प्रकाशित करेंगे और ये बात हुआ था कि हम अप्रैल मई तक कर देंगे। उन्होंने मुझसे बोला था कि अप्रैल तक हो जाएगा। जी। तो मैंने कहा चलिए ठीक है बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है कि देखिए किताब एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको मतलब ग्रोसरी आइटम की तरह नहीं बेच सकते हैं। तो उसको प्रकाशक को भी अपने देखना पड़ता है कि कौन सी किताब कब निकले जो उसका एक मार्केट बने, उसका एक प्रॉपर उसको एक समय मिले अपने स्थान बनाने के लिए। तो उस तरीके की सब चीज़ें होती हैं और प्रकाशक को देखनी होती हैं और एक लेखक के तौर पे हमें ये समझना चाहिए। जी। तो फिर मैं उनसे बात करता रहा, पुस्तक मेले में भी बात हुई और मैं कहा ठीक है हम कर रहे हैं। तो फिर अप्रैल तक नहीं हो पाया। मार्च में तो आपको पता ही है कोरोना से मतलब हमारे मार्च के शुरुआत में हम जी कोरोना से हाँ, जुड़ और चुके थे। 22 मार्च को कोरोना कर्फ्यू लग गया था जी। और उसके बाद फिर लॉकडाउन शुरू हो गया 1-2 दिन बाद 24 से शायद। तो फिर चीज़ें ऐसी चली गई। तो क्या था कि वो जो पीरियड था अप्रैल वाला, अप्रैल में मेरी बात हुई शैलेश जी ने बोला मुझे कि सचिन जी अब हम तैयार हैं इस पर एडिटिंग वर्क करने के लिए किताब का। तो मैं कहा ठीक है आप शुरू कीजिए। तो उन्होंने शुरू किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई जून सेकेंड वीक तक आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि जो शुरू का पीरियड था अप्रैल मई का तो वो एडिटिंग में पूरा निकल गया और उसके बाद वो पूरा मई भी निकल गया उसमें और जून जुलाई भी आ गया उसमें। तो फाइनल मतलब एडिटिंग होते होते और उसका जो पीडीएफ है बनता है उसकी प्रूफ रीडिंग और ये सब होते होते आधा जुलाई आ गया। लेकिन तब तक क्या था कि मेरे ख्याल 17 मई या 18 मई तक लॉकडाउन खत्म होकर के वो अनलॉक अनलॉक का प्रक्रिया शुरू हो गया था। तो अनलॉक का प्रक्रिया शुरू हो गया था तो उसमें जो इस तरीके की जो थी सेवाएं जो किताबों से रिलेटेड थी जैसे स्पेशली जो डिलीवरी थी किताबों की
देखिए किताब एक बार, देखिए प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंटिंग का काम कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है। एक बार जैसे 7-8 दिन में, जो उन्होंने मुझे बताया कि सचिन जी 7-8 दिन में किताब प्रिंट हो जाती है। और चूंकि लॉकडाउन का समय है, थोड़ा अभी लेबर नहीं है, तो आपको हो सकता है 7 दिन लगे, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, तो उतना ही है। और बाकी उसके बाद तो जैसे हम लोग इसको किसी भी पोर्टल पे, ई कॉमर्स पोर्टल स्पेशली अमेजोन पर डालेंगे, तो उसके बाद उपलब्ध हो जाएगी ये। तो एक तरीके से उपलब्ध हो गई लोगों को। फिर ये सितंबर में खैर उपलब्ध हुई है, तो उसमें कुछ और भी हमारी प्रायोरिटीज थी, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। बट वो देखा तो शायद अच्छा ही रहा, क्योंकि ये टाइम अच्छा अभी, अगर अगर मार्च में आती तो शायद थोड़ी समस्या होती, क्योंकि उस समय डिलीवरी वगैरह अमेजोन नहीं कर रहा था। अब मार्च अप्रैल में डिलीवरी वगैरह नहीं होती, मई में भी शायद नहीं हुई काफ़ी, तो जून से फिर काम शुरू हो गया। तो अब तो खैर प्रॉपर डिलीवरीज हो रही है, और फास्ट डिलीवरी चल रही है हर चीज़ की, तो ऐसी समस्या नहीं है। और इसका एक तरह से अच्छा ये रहा कि पहले किताब के प्रमोशन के लिए, और मार्च से पहले एक जो हमारा परंपरागत तरीका था कि भाई आपको किताब का एक बड़ा सा हॉल लेकर के उसका विमोचन करना है, और तमाम गोष्ठियों में और नेट फेस्ट में आपको जाना है। और जाना भी ये है कि अगर आपको बुलाया जाएगा तभी आप जाओगे है ना, एज ए स्पीकर आपके लिए बुलाया जाएगा तभी आप जा सकते हैं, मतलब दर्शक के रूप में तो आप जा ही सकते हैं हमेशा। बट तो उस तरीके की चीज़ें थी। और ये जो विकल्प अभी आए हैं, जैसे आज हम बैठ करके फेसबुक लाइव कर रहे हैं या जूम पे कर रहे हैं, तो ये विकल्प पहले भी थे, लेकिन पहले कोई विकल्प इसको एक्सप्लोर नहीं करता था। तो अभी क्या है कि जो स्पेशली जो नए लेखक हैं उनके लिए तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि हमारे लिए और एक नया प्लेटफॉर्म एक क्रिएट हो गया, जिसमें आप बिना किसी एडिशनल खर्चे के कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसमें अब मुझे कोई जगह कोई या मेरे प्रकाशक को कोई जगह बुक कराने की जरूरत नहीं है, कोई चाय कॉफी नाश्ता समोसे का अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ये तो बहुत अच्छा हुआ, बल्कि मतलब नए लेखकों के हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि हमको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिला है प्रमोशन के लिए, किताबों के लिए। देखो आप जैसे युवा पत्रकार, जाने माने पत्रकार हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं आज की डेट में, पैसे बच गए आपके सर। तो ये केवल इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए हम लोग बाध्य हुए हैं कोरोना की वजह से। तो ये आपदा में अवसर बन गया है एक तरह से। तो आपने आपदा में अवसर का मतलब बहुत ही अच्छा उपयोग किया आपने। हाँ, तो उपयोग मैं देखिए ऐसा है, मैं ज़्यादा उस तरीके से एक चीज़ों को, जो चीज़ आती है तो उसको मैं समझता हूँ, ये समझता हूँ कि अगर ये आ रही है तो अभी ये अच्छे के लिए ही आ रही है, तो मैं उसमें अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। अगर उन्होंने बोला कि लेट हो रही, तो मैंने कहा ठीक है होने दो, अगर लेट भी हो रही तो उसमें भी कुछ भलाई होगी। तो वही है, अगर जुलाई में जून में आ जाती तो शायद थोड़ी और दिक्कत किताब को लाने में और उस सब में होती। अभी सितंबर में आई है तो अनलॉक हो चुका है काफ़ी अधिक, मतलब पूरा अनलॉक हो ही गया ऑलमोस्ट, और डिलीवरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टेक्नोलॉजी में हमने अभी तो चलो मैं लाइव कर रहा हूँ, लाइव मैंने पहले भी किया अप्रैल मई में, और उससे पहले लाइव्स देखे भी, तो अब लाइव्स का भी अच्छा अनुभव हो गया है भाई कैसे किताब के बारे में बताना है और कैसे ये सब टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है। तो ये तो एक तरह से मैं बोलूँगा अच्छा अवसर मिला है नए लेखकों को। देखिए स्थापित लेखकों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन नए लेखकों के लिए सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म मिल पाते हैं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि इसको अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं और सब कुछ लोग देख रहे होंगे, और जो नहीं देखेंगे वो बाद में देख लेंगे इसको। अभी मेरे को पहले कोई कार्यक्रम करते थे तो फोटोग्राफर का, कैमरामैन का स्पेशल पेमेंट, अभी तो कुछ जरूरत ही नहीं है, सब ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है और तुरंत ही यूट्यूब पे और फेसबुक पे आ जाएगा, और बाद में उसको हजारों लोग देखते हैं। ये सोशल मीडिया, इसका सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट जो कहते हैं ना, वो यही है हमारा प्रमोशन और इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें हैं वो हम बता सकते हैं लोगों को, अपने अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम बता सकते हैं लोगों को, लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं अपनी बातें, अपनी चीज़ें। जी बिल्कुल। और मैंने तो जैसे इसका प्रोमो वीडियो भी जारी किया था, तो प्रभात से किया था उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रोमो वीडियो जारी किया था। तो मतलब टेक्नोलॉजी का और इन सब चीज़ों का अपना महत्व है। और हम लोग क्योंकि पहले हम सोचते थे कि कोई मुख्य अतिथि होंगे जो जारी करेंगे किसी फंक्शन में, तो उसका तो आपको पता ही है उसमें क्या खर्चा होता है, कैसे होता है, और हर आदमी के लिए समय बचाना भी मुश्किल होता है, हमारे लिए भी। अभी मैं मान लो कहीं पे भी मैं कुछ
किताब के बारे में प्रमोशन करना चाहूँ या कोई कार्यक्रम करना चाहूँ तो हर व्यक्ति तैयार है, क्योंकि एक तो वर्चुअल मीडियम से करना है, उनके एफर्ट्स कम है। मेरे लिए भी, चूंकि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, तो मेरे लिए भी आसान है। अगर मैं शाम को, जो भी चाहे मैं शाम को उसके लिए उपलब्ध हूँ 6 बजे के बाद। और वीकेंड पे तो उपलब्ध हो ही, तो कहीं जाना भी नहीं है, जी तो सब हैसल खत्म हो गया। अपना आराम से बैठ करके चाय कॉफी पीते हुए हम बात कर सकते हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो हमने काफी बातचीत कर ली है। एक आखिरी सवाल से मैं एंड करूंगा। आपने लिखा है किताब में, आखिरी शायद चैप्टर है आपका, जयपुर चले क्या। हम्म। तो वो क्या है, मैं जरा बहुत जल्दीबाजी में था, मैं थोड़ा वो लास्ट चैप्टर मेरा रह गया वो। अच्छा, तो ओके। उसके बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा, कि वो बहुत जल्दी में मैं रह गया। मैं अब समय की वो जानते ही हैं सारी चीजें। जी तो वो एक मतलब एक्चुअली क्या है, जयपुर भी तो देखो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन जब हम लोग सब लोग जाते हैं जयपुर या फिर किसी भी इस तरीके की जगह पे, तो हम लोग जो वहाँ के ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो वहाँ के पर्यटन मानचित्र में है। तो जैसे वहाँ पर जयगढ़ फोर्ट है, आमेर है, नाहरगढ़ फोर्ट है, और सिटी पैलेस है, जंतर मंतर है, और भी तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो देखने लायक है। अल्बर्ट म्यूजियम है, और जो हम देखते हैं और हम देख चुके हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पर्यटक के तौर पे शायद आपके लिए उतने महत्व शायद ना रखती हो, लेकिन एक रेजिडेंट के रूप में, एक निवासी के, उस शहर के निवासी के रूप में वो आपके जीवन का पार्ट होती है और आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। और जी पर्यटकों को भी जब पता चलता है कि ये चीज़ ऐसी है, तो उसके लिए भी वाकई में महत्वपूर्ण बन जाती है वो चीज़ें। तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे हैं जो हमें देखनी चाहिए। तो ये जो एक चैप्टर है, तो मेरे एक मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं कार्यालय में मेरे, तो वो जयपुर से है, तो वो मैंने लिखा भी है उसमें। तो वो हमेशा जयपुर के बारे में बात करते रहते हैं और प्रमोट करते हैं वहाँ के जगह को, और अच्छी बात है कि वो प्रमोट करते हैं। तो उससे पूछते रहते हैं भाई, वो हमेशा पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं कि भाई जयपुर कब जा रहे हैं। तो जैसे भी मैं, इसी वजह से आपने उस चैप्टर का नाम रख दिया जयपुर चले क्या। हाँ नहीं, यही उसका नाम, यही है, जयपुर कब जा रहे हैं। तो वो जब भी मैं घूम करके आता हूँ, तो जयपुर गया, जैसे साल में एक बार चक्कर लगता है, तो जी जी जब भी घूम करके आता हूँ तो पहले तो मुझे कैसा रहा, ये रहा, फिर वो दूसरे दिन में दोबारा पूछ लेते भाई अब कब जा रहे हो। तो जी। उसी से मैंने नाम रखा कि भाई जयपुर कब जा रहे हो। तो जैसे कि मैं इसमें लिखा सचमुच। भी है, जी कि जैसे जो इस वाली यात्रा में जो वर्णन है, वहाँ पे मोती डोंगरी का टेम्पल है, गणेश भगवान का, बहुत ही फेमस टेम्पल है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत मान्यता है उसकी। और जो वहाँ पे भगवान की तस्वीर है वो 750 साल पुरानी है। तो जब मैं गया था तो उन्होंने बोला कि इस बार जाओगे तो मोती डोंगरी जाना। तो उससे पहले जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब आप जाओगे तो गोविंद देव जी टेम्पल जाना। तो मैंने उसमें उसका जिक्र भी किया है कि गोविंद देव जी हम पहले गए थे। जी तो लेकिन जो एज ए टूरिस्ट आपको सब बातों का पता नहीं होता है कि इन जगहों के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं गया तो बहुत अच्छा लगा। प्लस फिर जैसे मोती डोंगरी गया इस बार जब गया था मैं, तो जो यात्रा में मैंने बताया। उसके बाद जब मैं वहाँ से आकर लौट के वापस आया, तो जैसे जून में मैं गया था, तो फिर अगस्त में वहाँ पर तीज माता की सवारी निकलती है। तो उन्होंने कहा था, फिर जब आके मुझसे पूछा कि कैसा रहा, मैं कहा अच्छा रहा। तो उन्होंने बोला कि अब कब जा रहे हो, तीज माता की सवारी निकलने वाली है। तो अच्छा, एक अच्छा, राइटर्स के लिए एक जैसे दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगता है, वैसे ही जयपुर में लिटरेचर फेस्ट लगता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी क्या स्टोरी है, मैंने सुना है, मैं जा नहीं पाया। हम्म, पिछले साल जाने का प्लान था, लेकिन हम्म, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं जा पाया वो सारी चीजें। उसके हम्म, बारे में क्या है वो, मतलब हर साल लगता है सुना है मैंने, लेकिन उसके बारे में हम्म, ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे, क्या है हम्म। बेसिकली। तो मैं 2 बार गया हूँ उधर। तो बहुत बड़ा आयोजन होता है, दुनिया भर के, पूरे देश के और दुनिया के बड़े लेखक वहाँ पर आते हैं और विभिन्न विषयों पे बात होती है, डिस्कशन होता है और डेलिब्रेशन होता है। और बहुत लोग, साहित्य प्रेमी लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक आयोजन है। और उसमें उसमें एक तो
मेन फेस्टिवल होता है जो जिसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बोलते हैं, और जिसमें बड़े लेखक आते हैं और बात करते हैं। ना केवल लेखक, कलाकार, फिल्मी हस्तियाँ और तमाम तरह के लोग जो साहित्य और कला में रुचि रखते हैं वो आते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं और लोग उनको सुनते हैं। और उसके अलावा उसमें कुछ इवनिंग इवेंट्स भी होती हैं जो उस जगह पे ना होके और जगह पे होती हैं, बड़े होटल्स में या फोर्ट्स के अंदर, जो इवनिंग वहाँ पे कल्चरल इवेंट्स भी होती हैं शाम को, और बहुत अच्छे आयोजन उसमें होते हैं। उसके अलावा उसी का एक व्यापारिक सेगमेंट होता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2B सेगमेंट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का, जिसको बोलते हैं जयपुर बुक मार्क। और मैंने 2 बार बुक मार्क में वो जो इवेंट होता है या वो जो कार्यक्रम होता है जयपुर बुक मार्क का, वो स्पेशली प्रकाशकों, लेखकों और जो पब्लिशिंग एजेंट्स हैं उन सब के लिए होता है, और जो इंडस्ट्री की जानकारी के लिए होता है। बेसिकली वो इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चैलेंजेस हैं, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट किया है 2 बार। दोनों बार जब मैं गया हूँ तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया है, और साथ में लिटरेचर फेस्टिवल का भी कुछ आयोजनों में मैं बैठा हूँ, सुना हूँ लोगों को। तो उस तरीके का बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और अच्छी नेटवर्किंग उसमें होती है आपकी, अच्छे लोग मिलते हैं। और मैं काफ़ी लोगों से, मतलब बहुत लोगों से मेरी जानकारी हुई है वहाँ पे। 2 बार मैं गया हूँ तो कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 अच्छे लोगों से मेरी जानकारी हुई है, जो अभी मेरे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और अदरवाइज फोन पे बात होती है। तो बहुत बड़ा अच्छा आयोजन है मेरे ख्याल। तो सर काफ़ी देर हमारी बातचीत हो गई है, जी 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 काफ़ी देर हमारे, काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी लोगों ने आपकी बातों को सुना, जी और जी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को अ, उस चीज़ को जाना कि आपकी आखिर आपने जो किताब लिखी उसके उसके उसका जो सार है, जो जो चीज़ें हैं उस बारे में हमने आपकी जी किताब के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की। जी आपसे जाना कि वहाँ की यात्रा क्या थी, क्योंकि जी आप जी घूम के आ बिल्कुल। चुके हैं। उस बहाने मैं भी जी एक्साइटेड हो गया कि शायद मैं भी जाऊँ वहाँ पे, हम्म। जो तो जो जगह। नवनीत, मैं अभी आप सेशन समाप्त करेंगे इससे पहले मैं इसका एक अंश पढ़ना चाहूँगा, आपने शायद पढ़ा भी होगा, तो अंश पढ़ना जी चाहूँगा और जी दर्शकों से थोड़ा एक जी, अपील भी बिल्कुल करूँगा। बिल्कुल। तो जी इसमें एक लवासा जो दूसरा चैप्टर है, उससे पहले एक चैप्टर है जिसमें जमटा हिमाचल की बात करी गई है। तो जी उसके उसके कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं शुरू करता हूँ। जी कुछ फोटोग्राफी करने की चाहत में मैं विनय के साथ अपना DSLR कैमरा लिए 6-7 फुट चौड़ी कुछ 8-10 सीढ़ियाँ उतरकर एक बड़ी समतल सीढ़ी तक पहुंच ही गया था कि सीढ़ियों से जी लगी सीढ़ी नुमा 4 दीवारी पर रखे गमलों के बीच से झांकती सर्पीली, कुछ कच्ची कुछ पक्की सड़क मानो न जाने किसी अनजान मंजिल की ओर जा रही थी। मानो ऐसा लगा कि सड़क मेरे कैमरे के निवेदन पर थोड़ी देर के लिए रुकी हुई। उस घने पहाड़ी जंगलों के बीच से जाती उस सकरी सुनसान सड़क को कैमरे में कैद कर हम थोड़ा और नीचे उतरे तो गुड़हल के ताजा फूल अपने सौंदर्य को हमारे सामने पहुंचने के लिए इंतजार में ऐसे झूमते दिखे जैसे कोई किसी के इंतजार में चहलकदमी करता। अरे वाह। उस गुड़हल की रंगत कुछ अलग ही थी। शोख लाल रंग, काइया हरे रंग से भी गहरे रंग में गहराते पत्ते। बारिश के बाद वहां पर मेहमानों की खेप को देखकर खुश थे। उनकी सुंदरता का खिलने और इठलाने का फायदा ही क्या अगर कोई कदरदान भी न होता। इसलिए ही आज बने सवरे से इतना इतरा रहे थे। उस गुड़हल की तस्वीर मेरी इस यात्रा की 2 बेहतरीन तस्वीरों में से एक थी। नीचे की ओर रिसेप्शन के पीछे की तरफ लगे बड़े झूले वाले छोटे से लॉन में एक और बेहतरीन तस्वीर हमारा इंतजार कर रही थी। उस झूले पर बैठा मैं उस छोटे से लॉन के बीच लगे उस पौधे को निहार रहा। वह पौधा कुछ अलग था। अचानक उड़कर उस पौधे पर आ बैठी तितली मानो कैमरे के साथ बैठे एक आदमी को फोटोग्राफर समझ अपना पोर्टफोलियो शूट कराना चाहती थी। कभी इस पत्ते पर बैठती तो कभी उस पत्ते पर। इतने में ही विनय ने बटरफ्लाई चैलेंज दे मारा। बहुत फोटोग्राफर बना फिरता है ना, जी इस तितली की फोटो खींच कर बता तो मानो। यूँ तो मैं कोई फोटोग्राफर नहीं, लेकिन चैलेंज मिला था तो कुछ तो करना ही था। जो ही मैं कैमरा रेडी करता मैं तितली एक पत्ते पर शांत बैठ जाती, जैसे कि वह भी रेडी हो शूट के लिए। और फिर कभी पंख फैलाती तो कभी समेटती, मानो पोज बना रही हो। कहीं तितली उड़ ना जाए
इसलिए पहले ऑटो मोड पर फोटो लेना सेफ ऑप्शन लगा। इसलिए पहले ऑटो मोड पर खचा कर 3-4 फोटोज खींची। फोटोज आए भी ठीक। विनय को दिखाया, मैं बोला अच्छे हैं और खींच। फिर अपर्चर मोड ट्राई किया, वह भी ठीक आया। लेकिन और पास से फोटो की तमन्ना के चलते जो ही कैमरा तितली के पास ले गया त्यों ही फुर से नजारा दे। लेकिन संतोष था कि विनय का चैलेंज आखिर मीट कर ही लिया। यार आज अच्छी फोटोग्राफी हो गई यहाँ आने पर, वरना तो इस कैमरे को पड़े पड़े जंग लग जाता। घर पर तो छुट्टी के दिन भी एक रूटीन सेट हो चुका है, उसके बाहर कुछ भी कर पाना मुश्किल होता है मैंने कहा। तो विनय तुरंत अपने चिर परिचित अंदाज में बोला, दोस्त यही तो फायदा है जमटा जैसी सुकून भरी जगह आने की। तो ये छोटा सा एक अंश मुझे लगा कि शायद सुनाना चाहिए। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। वो जो वर्णन है, मैं कई वर्णनों को जब आपका पढ़ा मैंने तो उसमें खो गया। मैं कई चीजों को बहुत ज्यादा जब पढ़ते पढ़ते एक इमेजिनेशन होते है ना, इमेजिन करते चला जाता हूँ मैं। जब तक आप किताब पढ़ो आपके दिमाग में चित्र ना बने तब तक वो किताब आपको मजा नहीं देती है। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक चैप्टर आखिर में मेरा बचा हुआ है, वो मैं आज रात पढ़ के खत्म कर दूंगा आपका। इतना मजा आया क्या बताऊं मैं। आपने तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिव्यू लिखें उसका अमेज़न पे भी भेजे तो मैं उसको वॉल पे लगाऊंगा और जगह किसी पत्रिका में। जी बिल्कुल, मैं उसका सार आपको रिव्यू करके मैं बहुत जल्द आपको आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा मैं। और बाकी जो है काफी देर हमारी बातें हो गई हैं और काफी लोग जुड़ भी गए। सभी लोगों ने हमारी किसी का कोई प्रश्न है तो किसी का कोई प्रश्न है? जी हम किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। कुछ आया है चैट में क्या? अभी कुछ दिख नहीं रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगता है कि शायद आपने दर्शकों की तरफ से सारे प्रश्न पूछ लिए हैं ऑलरेडी। तो अभी मैं केवल एक अनुरोध करना चाहूँगा दर्शकों के, किताब आपके समक्ष है, इसको प्यार दीजिए और इसको पढ़िए, इसके बारे में रिव्यू कीजिए, मेरे को समीक्षा भेजिए, अपने फोटोग्राफ भेजिए, तो मैं अपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे उसको लगाऊंगा, आपको टैग करूँगा और अपने प्रकाशकों को भी दूंगा कि वो भी लगाएं और अपना भरपूर प्यार दीजिए किताब को। यही मेरी एक प्रार्थना है आपसे। चलिए सर, फिर इसको एंड करते हैं हम। जी बिल्कुल। जी सर, काफी सारी बातें हो गई हमारी। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी किताब के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हमें और दर्शकों को, वो जिन्होंने लाइव में देखा है हमें, वो तो देख ही रहे होंगे। जो नहीं देखे हैं वो बाद में देख लेंगे इस चीज को और उससे जानकारियां ले लेंगे। और सभी जो लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सिद्धि की किताब जो है लहासा नहीं लवासा वो खरीदे, पढ़े। काफी अच्छी यात्रा वृत्तांत है। आप एक बार खो जाएंगे उसमें, एक बार पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा है। तो सर एंड करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत आपका और दर्शकों आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।